हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है। वी ऑल्सो हैव सीन कि इसमें जो क्राइटेरिया होता है वो अराइवल टाइम का होता है। एंड इन केस कि अराइवल टाइम दो प्रोसेस के सेम है तो लोअर प्रोसेस आईडी वाली प्रोसेस शेड्यूल होती है। अब इस वीडियो में हम कपल ऑफ प्रॉब्लम्स और देखेंगे रिगार्डिंग द एफसीएफएस एल्गोरिदम। तो लेट्स स्टार्ट। So the first question is, the process ID is given as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arrival time corresponding to every process ID is 6, 2, 3, 1, 4, 5 and the burst time is 4, 5, 3, 1, 2, 6. अब फ्रेंड्स, इसको हमें देखना है कि कैसे सीपीयू पे शेड्यूलिंग होगी। तो उसके लिए हम गैंट चार्ट देखते हैं इसका। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई भी प्रोसेस नहीं है किसी भी स्टार्टिंग टाइम से या किसी एंडिंग टाइम तक, तो हम क्या करेंगे, उसको उसको एम्प्टी छोड़ेंगे विद इन आर गैंट चार्ट। तो जैसे हम यहाँ पे देखें कि प्रोसेस जो मिनिमम अराइवल टाइम है दैट इज 1। तो 0 से 1 के बीच में कोई प्रोसेस ऐसी नहीं है जो कि हो जिसका अराइवल टाइम 0 हो। सो 0 से 1 के बीच का जो टाइम होगा दैट विल बी एम्प्टी एंड वी विल नॉट काउंट दैट। अब 1 पे सबसे पहले हमारी प्रोसेस आईडी आई P4। तो P4 को हमने शेड्यूल कर दिया फॉर 1 बर्स्ट टाइम दैट इज 2 तक। देन नेक्स्ट अराइवल टाइम 2 पे कौन सी प्रोसेस आई, प्रोसेस आईडी 2। सो विथ बर्स्ट टाइम 5, तो 2 + 5 7 तक हमने P2 को कर दिया। सो दिस इज 2 प्लस दिस 5 मेक्स दिस 7। अगेन दिस 7 प्लस दिस 3 मेक्स 10 and so on. 10 plus 2 gives 12, then 12 plus 6 gives 18 and 18 plus 4 gives 22। तो हमारे ऐसे प्रोसेसेस P4, P2, P3, P5, P6, P1 शेड्यूल हो गए। तो अब हमें फ्रेंड्स बस ये देखना है कि किस अराइवल टाइम पे हैं और उस अराइवल टाइम पे कितने प्रोसेसेस हमारे पास हैं, क्रिएट हो चुके हैं। तो और अगर मल्टीपल प्रोसेस हैं तो लोअर प्रोसेस आईडी वाली प्रोसेस को हम पहले शेड्यूल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इस गैंट चार्ट के हिसाब से जो हमारा कंप्लीशन टाइम होगा, P1 के लिए क्या होगा 22, P2 के लिए क्या होगा 7, P3 के लिए क्या होगा 10, P4 के लिए क्या होगा 2, P5 के लिए क्या होगा 12 एंड P6 के लिए होगा 18। तो दिस इज द कंप्लीशन टाइम। नाउ द टर्न अराउंड टाइम विल बी कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम दैट इज CT माइनस AT। तो 22 माइनस 6 16, 7 माइनस 2 दैट इज 5, 10 माइनस 3 दैट इज 7, 2 minus 1 that is 1, 12 minus 4 that is 8, 18 minus 5 that is 13। तो ये हो गया टर्न अराउंड टाइम। अब वेटिंग टाइम क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 16 minus 4 is 12, 5 minus 5 is 0, 7 minus 3 is 4, 1 minus 1 is 0, 8 minus 2 is 6, 13 minus 6 is 7। सो दिस इज द वेटिंग टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम को अगर हम लिस्ट आउट करें तो दैट इज 16 + 5 + 7 + 1 + 8 + 13 डिवाइडेड बाय 6 which is equivalent to 50/6। Similarly, average waiting time will be 12 + 0 + 4 + 0 + 6 + 7 which is equivalent to 29/6। So this was our average turnaround time and this is our average waiting time। अब फ्रेंड्स वी मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, लेकिन उसको पहले देखने से पहले हम एक पॉइंट यहाँ पे नोट करते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है बट आई एम रिपीटिंग इट कि इफ द अराइवल टाइम ऑफ टू प्रोसेसेस आर सेम देन शेड्यूल द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट और द लोएस्ट प्रोसेस आईडी। सो वी हैव द प्रोसेस आईडी एज 1, 2 and 3। 0, 1, 2 is their arrival time and burst time is 22 and 2। So coming on to here, that is PID 1, 2, 3, arrival time 0, 1, 2, burst time 22, 2। नाउ गैंट चार्ट अगर हम देखें तो 0th अराइवल टाइम पे प्रोसेस P1 है और उसका बर्स्ट टाइम कितना है 20 है। तो P1 हमने शेड्यूल कर लिया। अब 20 टाइम पे हम हैं तो हमारे पास कितने प्रोसेस आ चुके हैं, P1 भी आ चुका है, P2 भी आ चुका है। तो हम कौन सा प्रोसेस शेड्यूल करेंगे, P2 शेड्यूल करेंगे पहले रादर देन P3। तो P2 को हमने शेड्यूल किया फॉर बर्स्ट टाइम 2, तो 22 तक P2 आ गया एंड देन 24 तक फिर P3 आ गया। तो कंप्लीशन टाइम इज 20, 22 एंड 24। अब टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो 20 minus 0 is 20, 22 minus 1 is 21, 24 minus 2 is 22। Then again waiting time will be TAT minus BT। So 20 minus 20 is 0, 21 minus 2 is 19, 22 minus 2 is 20।
Again, coming on to the average turnaround time, that is 20 plus 21 plus 22, which is equivalent to 63 by 3, and average waiting time is 0 plus 19 plus 20, that is 39 by 3. तो फ्रेंड्स ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स FCFS पे. मैं आपको और क्वेश्चंस दे दूंगा रिगार्डिंग दी FCFS ताकि आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर पाओ. नाउ कमिंग ऑन टू वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द कॉन्वॉय इफेक्ट. अब ये कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. FCFS में क्या होता है, अगर फर्स्ट प्रोसेस का बर्स्ट टाइम ज़्यादा होगा, अगर फर्स्ट प्रोसेस का बर्स्ट टाइम ज़्यादा होगा जैसे कि इस केस में है, तो क्या होगा कि एवरेज वेटिंग टाइम पे उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा. एवरेज वेटिंग टाइम विल बी ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड, जो कि नॉन आइडियल है, क्योंकि एवरेज वेटिंग टाइम जैसे कि हमने पहले देखा है दैट इज एन अनडिजायरेबल फिनोमिनन. तो अगर बर्स्ट टाइम किसी पहले प्रोसेस का ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका टर्न अराउंड टाइम एज वेल एज वेटिंग टाइम भी ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे यही कहा है कि इन FCFS if the first process is having large burst time, then it will have a huge impact on the overall average waiting time of all the remaining processes. This is called as the convoy effect. तो फ्रेंड्स बस हमें 3 चीज़ें इसमें याद रखनी है FCFS में. सबसे पहला कि क्राइटेरिया है इसका अराइवल टाइम, एंड सेकेंडली कि अगर अराइवल टाइम सेम है दो प्रोसेसेस का, देन वी शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट प्रोसेस ID. एंड द थर्ड थिंग इज कि FCFS में इफ फर्स्ट प्रोसेस इज हैविंग अ लार्ज बर्स्ट टाइम, देन द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ रिमेनिंग प्रोसेसेस इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, सो विच इज़ एन अनडिजायरेबल फिनोमिनन एंड इट इज़ नोन एज द कॉन्वॉय इफेक्ट. तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही. हमने देखा कि FCFS क्या होता है, कॉन्वॉय इफेक्ट उसमें क्या होता है. तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि हमको ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही कंटेंट आगे लाते रहें. थैंक्स ऑल एंड बाय.